अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विल या वसीयत को कैसे बनाया जाए। वैसे तो वसीयत जो है वो उर्दू का शब्द है, पर काफ़ी लोग इसको बोलते हैं कि हिंदी का शब्द है, पर ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको वसीयतनामा भी कहते हैं। तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को अगर आप बोलें कि आपने विल बनाई या वसीयत बनाई अपनी, तो लोग जो हैं वो बहाने बनाते हैं। जो सबसे 3 कॉमन बहाने होते हैं, पहला होता है कि मैं तो अभी छोटी एज में हूँ, तो मेरे को अभी वसीयत की या विल की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ जो है वो बहुत अनसर्टन है, वॉलेटाइल है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी विल छोटी एज में भी बना लें तो बेटर है। 21 साल से ऊपर की अगर आपकी एज है तो आप अपनी विल बना सकते हैं, लीगली आप अपनी विल इस केस में बना सकते हैं। दूसरा होता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है या जो मेरी जो जायदाद है वो बहुत कम है, कम अमाउंट है मेरे पास, तो उसमें मैं क्या विल बनाऊं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर कोर्ट में जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख इस अमाउंट के लिए भी काफ़ी केसेस चल रहे होते हैं। तो कोई भी अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं होता, पैसा पैसा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाद जो आपके लीगल ईयर हैं या बेनिफिशियरी हैं या आपके परिवारजन हैं उनके बीच कोई झगड़ा ना हो, कोई मनमुटाव ना हो पैसों की वजह से, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी विल बना के रखें, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो या आपकी जायदाद कम। तो इससे क्या है कि आप अपने परिवारजनों के बीच झगड़ा और मनमुटाव को अवॉइड कर सकते हैं इनहेरिटेंस को लेके। तो तीसरा कारण ये होता है कि ये बहुत झंझट का काम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि विल या वसीयत बनाना कोई झंझट का काम नहीं है, बहुत सिंपल है। आप प्लेन पेपर पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई उसके ऊपर डिस्प्यूट ना हो तो आप उसको SDM ऑफिस में या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर भी करा सकते हैं या उसको नोटरी भी करा सकते हैं। लेकिन आप अपनी विल खुद भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी लॉयर की सहायता चाहिए या किसी प्रोफेशनल एजेंसी की सहायता चाहिए, लेकिन अगर आप उनकी सहायता ले लेंगे तो बेटर है। लेकिन अगर आप नहीं भी लेंगे तो आप अपनी विल खुद बना सकते हैं। तो अब मैं आपको ऐसे 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनका आप ध्यान रखें या जिन स्टेप्स को आप फॉलो करें ताकि आपकी जो विल है या वसीयत है उसको कोई चैलेंज ना कर सके और उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट ना खड़ा हो कभी फ्यूचर में जाके। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उसमें अपनी निजी जानकारी पूरी लिखें। निजी जानकारी का मतलब कि आपका नाम, फादर का नाम, आपका एड्रेस और किसी गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए किसी गवर्नमेंट ID प्रूफ की डिटेल्स, जैसे कि आप अपना पैन नंबर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे नाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों का मिडिल नेम होता है या कुछ लोग सिर्फ इनिशियल यूज़ करते हैं मिडिल नेम में। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लीगली जो आपका नाम है आप उस नाम को वैसे का वैसे ही विल के अंदर लिखें। अगर आपके नाम में कोई भी त्रुटि हुई तो आपकी जो विल है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो क्वेरीज मुझे अपने ब्लॉग पे मिलती हैं उसमें सिर्फ एक इनिशियल के चक्कर में जो है कोर्ट ने एक विल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मेरा नाम नितिन भाटिया है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं अपना मिडिल नेम यूज़ करता हूँ, अपने पिताजी का फर्स्ट नेम यूज़ करता हूँ एज ए मिडिल नेम, तो मेरा नाम हो जाएगा नितिन रवि भाटिया या नितिन R भाटिया। तो लीगली अगर मेरा नाम नितिन R भाटिया है और अगर मैं अपनी विल में नितिन भाटिया लिखूंगा तो मेरी जो विल है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो यहाँ पे निजी जानकारी में फादर्स नेम, आपका नाम, एड्रेस और गवर्नमेंट ID का जो नंबर है, ये सारी डिटेल्स आप अच्छे से जांच लें कि ये सारी डिटेल्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और मोस्टली ये सारी डिटेल्स आपकी जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में या गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए प्रूफ्स हैं जैसे आधार कार्ड या आपका वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड, इन सब से मिलती है। सब जगह पे डिटेल्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं। अगर कहीं पे भी कोई त्रुटि हुई तो कोई भी आपकी विल को चैलेंज कर सकता है। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि जब आप कोई भी विल लिखें तो उसमें आप ये लिखिए कि ये जो अब आप विल एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये आपकी लास्ट एंड फाइनल विल है। अगर आपने इससे पहले कोई और विल बनाई हुई है तो आप उसमें लिखिए कि पुरानी सारी विल्स को आप रिवोक करते हैं और वो सारी विल्स नल एंड वॉइड हैं। अगर उन विल्स की आपके पास डिटेल है कि आपने किस डेट को एग्जीक्यूट किया, आपने रजिस्टर कराई तो उसका नंबर क्या था, तो आप उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे लिखिए कि ये विल आपने पहले बनवाई थी और ये सारी जो है अब रिवोक कर रहे हैं और जो
मतलब ये आज की डेट में आप जो विल एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये आपकी लास्ट एंड फाइनल विल है। अगर मान लीजिए आपने कभी कोई पहले विल नहीं बनवाई तो आप उस केस में लिख सकते हैं कि ये जो आज आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये आपकी लास्ट एंड फाइनल विल है और इससे पहले आपने कभी भी कोई विल नहीं बनवाई। तो यहाँ पे ये जो इस तरह की जानकारी आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो कोई भी आपको चैलेंज कर सकता है कि ये जो विल है इससे पहले एक विल बनी थी या इसके बाद कोई विल है। तो इन सब कारणों की वजह से विल को चैलेंज किया जा सकता है। तीसरा होता है सेल्फ डिक्लेरेशन। अब सेल्फ डिक्लेरेशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इन्हीं दो कारणों की वजह से विल को चैलेंज किया जा सकता है। पहला होता है कि आप किसी फोर्स कोअर्शन के अंदर ये विल एग्जीक्यूट नहीं कर रहे या किसी इन्फ्लुएंस के अंदर भी नहीं कर रहे, और दूसरा आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं विल एग्जीक्यूट करने के लिए। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपकी एज मान लीजिए 50 साल से ऊपर है तो यहाँ आप किसी मेडिकल सर्टिफिकेट को भी अटैच कर सकते हैं जो ये सर्टिफाई करे कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं ये विल एग्जीक्यूट करने के लिए। ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो सीएमओ द्वारा जारी किया जाए तो बेटर है। सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ होते हैं, वो अगर आपको सर्टिफाई करें कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं किसी भी एग्रीमेंट या विल को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उससे इस कारण के ऊपर आपकी विल फ्यूचर में चैलेंज नहीं हो सकती। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आप किसी फोर्स, इन्फ्लुएंस या कोएर्शन के अंदर ये विल साइन नहीं कर रहे, ये आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए और ये सेल्फ डिक्लेरेशन 2 विटनेसेस द्वारा साइन भी होनी चाहिए। अब चौथा पॉइंट ये होता है कि आप अपनी विल का एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करें। एग्जीक्यूटर क्या होता है कि जो जायदाद का विल के मुताबिक बंटवारा करेगा उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। नॉर्मली लोग जो है किसी लॉयर को अपना एग्जीक्यूटर बनाते हैं, नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी को भी अपना एग्जीक्यूटर बना सकते हैं, पर उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एग्जीक्यूटर है या उसके लीगल ईयर हैं वो आपके विल के बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए। मतलब जो एग्जीक्यूटर है वो एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, उसका आपकी विल के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए या उसके लीगल ईयर्स का भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो वो ये इंश्योर करेगा एग्जीक्यूटर कि आप की जो विल है उसके अंदर जो आपने अपनी जायदाद का बंटवारा लिखा हुआ है जिस तरीके से, वो इंश्योर करेगा कि आप कि जो विल का जब एग्जीक्यूशन होगा तो आपकी जायदाद का बंटवारा उसी हिसाब से होगा। अब यहाँ पे 5वां स्टेप ये है कि हर बेनिफिशियरी की डिटेल रिकॉर्ड करना, अलग अलग रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एक पैराग्राफ बनाएं हर बेनिफिशियरी के लिए और उसके नीचे लिखिए कि आप उनको क्या क्या एसेट दे रहे हैं। कई केसेस में विल में क्या होता है कि एसेट्स की एक अलग लिस्ट होती है, उसके बाद बेनिफिशियरी की अलग नीचे कॉलम होता है। ऐसा करना गलत है। आप हर एक पैराग्राफ बनाइए एक बेनिफिशियरी के लिए, उसके नीचे लिखिए कि आप उनको क्या दे रहे हैं। तो एसेट की डिटेल और बेनिफिशियरी की डिटेल एक एक पैराग्राफ में हर बेनिफिशियरी के लिए होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब आप बेनिफिशियरी की डिटेल दे रहे हैं तो आपको उनके साथ अपना रिलेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। कई केसेस में लोग अपना रिलेशन नहीं लिखते हैं उनके साथ, तो वो समझते हैं कि मान लीजिए ये मेरे बेटे हैं या ये मेरी बेटी है तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है। नहीं, आपको ये लिखना ज़रूरी है कि आपका बेनिफिशियरी के साथ क्या रिलेशन है। तो ये जो पॉइंट है ये आप ध्यान में रखिए कि आप अपना रिलेशन ज़रूर लिखिए बेनिफिशियरी के साथ, और बेनिफिशियरी की पहचान के लिए आप उनका गवर्नमेंट ID प्रूफ का कोई नंबर ज़रूर लिखिए। जैसे अगर मान लीजिए मेरी विल में मेरी जो बेनिफिशियरी अगर मेरी वाइफ है तो मैं उनका पैन नंबर वहाँ पे ज़रूर लिखूंगा उनके नाम के साथ, और रिलेशन लिखूंगा कि वो मेरी वाइफ है और ये उनका पैन नंबर है। तो ये 2-3 डिटेल्स वहाँ पे लिखना ज़रूरी है, तभी आप जो अपनी विल को फुल प्रूफ बना पाएंगे। अब यहाँ पे नंबर 6 आता है कि आपको अपने सारे एसेट्स की कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पे लिखनी ज़रूरी है। अब कंप्लीट डिटेल ये होती है, अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी का डिटेल लिख रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, और उसके अंदर आपका ये भी लिखा होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आपने सेल्फ एक्वायर्ड है और आपने किसी से ली नहीं है, आपने अपने पैसों से ली है। उसी तरीके से अगर आप बैंक अकाउंट लिख रहे हैं तो आपको ये लिखना ज़रूरी है कि अकाउंट का नंबर क्या है, बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सी है। लॉकर के केस में लॉकर नंबर क्या है, बैंक कौन सा है, उस ब्रांच का एड्रेस क्या है। म्यूचुअल फंड के केस में उसका पोर्टफोलियो नंबर क्या है और ये किस फंड हाउस के साथ म्यूचुअल फंड है। इसी तरीके से इंश्योरेंस के केस में आप इंश्योरेंस नंबर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर का नाम ज़रूर लिखें। डीमैट के केस में अगर आपका जो बेनिफिशियरी एक ही बेनिफिशियरी है पूरे अकाउंट का तो उसमें आपको शेयर्स की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप पूरे डीमैट अकाउंट का एक ही बेनिफिशियरी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे चाहते हैं कि डीमैट का
50% या 60% जो है शेयर्स जो है वो एक पर्सन के नाम पे और बाकी दूसरे के नाम पे, तो वहाँ पे आप क्लियरली लिखिए कि कौन से शेयर्स किसके हैं, कौन से स्टॉक्स किसके हैं। तो वो सब डिटेल्स आपको क्लियरली देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने आपको यही बताया कि ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये सारे एसेट्स जो हैं वो आपके सेल्फ एक्वायर्ड हैं और आपने अपने पैसों से ये सारे एसेट्स जो हैं एक्वायर करे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 ये आता है कि आपने अपने एसेट्स तो लिस्ट डाउन कर दिए, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं या हो सकता है ध्यान में नहीं आती, कुछ छोटी चीज़ें होती हैं, तो आगे चल के कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई मनमुटाव ना हो, उसमें आप एक छोटा सा क्लॉज और ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई भी आपका एसेट इस विल में रह गया है तो उसका बेनिफिशियरी, मान लीजिए बेनिफिशियरी ए होगा, जो भी किसी को भी कर सकते हैं आप, ए को, बी को या सी को। तो आप उसमें क्लियरली लिखिए कि अगर जो भी एसेट इसमें छूट गया है या इसमें कवर नहीं हुआ है इस विल के अंदर, उसका बाय डिफॉल्ट बेनिफिशियरी जो है वो बेनिफिशियरी ए होगा। तो ये करने से आप अपना जो पूरी जायदाद है उसका ठीक ठाक आप बंटवारा कर सकते। अब 8वां पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये विल आपने या वसीयत जो आपने एग्जीक्यूट करी, इसके ऊपर 2 विटनेसेस के साइन होने बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सिग्नेचर होंगे आपके और विटनेसेस के, वो सारे पेजेस पे होनी चाहिए। जितने पेजेस आपने बनाए हैं विल में, सब पेजेस पे विटनेस और आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और विटनेसेस के केस में आपको उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस और उनका पैन नंबर या कोई और गवर्नमेंट द्वारा इशूड आईडी प्रूफ का नंबर लिखना वहाँ पे ज़रूरी है, ताकि ये सर्टिफाई हो सके कि इन लोगों ने ही आपकी विल के ऊपर सिग्नेचर किए थे। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं आपको वहाँ पे आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा अगर आप विटनेस से एक डिक्लेरेशन भी ले लें, जहाँ पे विटनेस ये डिक्लेरेशन करें कि जब ये आप विल एग्जीक्यूट कर रहे थे, आप किसी फोर्स, इन्फ्लुएंस या कोएर्शन के अंदर नहीं कर रहे थे और विटनेसेस के मुताबिक आप उस समय एक अच्छी सेहत में थे और फिजिकली और मेंटली आप दोनों फिट थे ये विल एग्जीक्यूट करने में, तो ये इस तरह की डिक्लेरेशन आप विटनेसेस से भी ले सकते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने किसी इन्फ्लुएंस, फोर्स या कोएर्शन में ये विल साइन नहीं की और आप उस समय फिजिकली और मेंटली फिट थे। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकूं जो विल एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एक और वीडियो मैं आने वाले समय में बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको 14 पॉइंट्स, ज़रूरी पॉइंट्स बताऊंगा कि आप इन 14 बातों का ध्यान रखें विल एग्जीक्यूट करते हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो आप अपने मित्रों, परिजनों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी आप दबा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें।